वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हरे कृष्णा। तो मैं आशा रखता हूं कि सभी बच्चों को फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के कंसेप्ट जो सर जो है शेयर कर रहे हैं सभी को कनेक्ट हो रहे होंगे और वो इजीली अप्लाई करने की कैपेबिलिटी भी आपके अंदर डेवलप हो रही होगी। इसी तरीके से कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे बोला था नोट्स भेजिए। हमारी टीम, बिकॉज कल संडे था, हमारी टीम आज से इस पे वर्क करेगी जिसपे आपके जो भी किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है वो टीवी प्रॉपर टाइम पे बैठेगी और उसका एक प्रॉपर आपको आंसर भी देगी और इसी के साथ ही आपको आज या कल से आपको असाइनमेंट्स और नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यदि आप इंग्लिश में नोट्स चाहते हैं तो उसमें आप इंग्लिश लिख लीजिएगा व्हाट्सएप पे। यदि आप हिंदी में नोट्स चाहते हैं तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में, दोनों तरीके से, दोनों माध्यम से हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो पहले दो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से रिलेटिव की इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं, किस तरीके से एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल एक्सेलरेशन, एक्चुअल फोर्स की इक्वेशन फॉर्म करते हैं। लेकिन एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी की आप इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं, आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। तो जब भी आप सदिश राशि से रिलेटेड जब आप बेटा इक्वेशन फॉर्म करते हैं सदिश राशि से रिलेटेड, ध्यान रखना, तो वेक्टोरियली ही सॉल्व होगी। और जब अदिश राशि से रिलेटेड जब आप फॉर्म करते हैं तो स्केलर की टर्म्स और कंडीशन के थ्रू आपकी सॉल्व होगी। जिसमें हमने देखा था रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन जब हमने फॉर्म की थी या एक्चुअल वेलोसिटी की इक्वेशन मैंने फॉर्म की थी आपके साथ मिलके, उसमें आगे फर्दर न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए हमको वेक्टर की जरूरत पड़ रही थी। मतलब वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में जब लिखा होगा तभी उसे फर्दर सॉल्व करके उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का आंसर निकालने के लिए कंफर्टेबल होंगे। पहला ठीक है कि नहीं? तो यहां पर मैं उसी पॉइंट को डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ग्राफिकली, और किस तरीके से वेक्टर को ग्राफिकली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है ताकि वेक्टर में कोई चेंज लाए। क्योंकि वेक्टर में दो फैक्टर होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब यदि दोनों कांस्टेंट है शिफ्ट करते हुए, इसका मतलब वेक्टर कांस्टेंट रहेगा। जैसा आपका वेक्टर एक जगह है और शिफ्ट करते हुए भी दूसरी जगह पहुंचेगा तो वही वेक्टर आपको मिलेगा यदि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो आपने क्या किया था, आपने वेक्टर को ठीक पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब पैरेलल शिफ्ट करने से डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आ रहा है और मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं आ रहा है। इस तरीके से जो वेक्टर है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अब कहोगे क्यों शिफ्ट करें, हमें क्या जरूरत है? क्योंकि आपको दो वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करना है, दो वेक्टर्स को ग्राफिकली सब्ट्रैक्ट करना है, दो वेक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसलिए आपको जरूरत पड़ेगी। अब कहे क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपको रिजल्टेंट निकालने की आवश्यकता सवालों में पड़ेगी, इसलिए हम आपको एक वेक्टर को दूसरी जगह शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हो गया बच्चों? बताइए। सेकंड पॉइंट आता है कि वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए। इसमें हम कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि इक्वालिटी ओवरऑल फिजिक्स में कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए मिलेगी। अब यहां पर लेफ्ट साइड और राइट साइड बिकॉज फिजिक्स की बात है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी की बात हम कर रहे हैं,
तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ या तो वेक्टर होना चाहिए या दोनों स्केलर होना चाहिए। लेकिन यदि एक साइड वेक्टर है और एक साइड स्केलर है तो बच्चों कभी भी इक्वालिटी होल्ड ना करना। आपका भले ही वो बराबर है लेकिन वो आपने वो होल्ड करते हुए ऑप्शन को या आपने लिख दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आपको हमने फिर ये भी आपको बताया था कि वेक्टर और स्केलर को यदि बराबर लिखना ही है तो जरा देखो कि वेक्टर स्केलर के बराबर हो सकता है। कैसे हो सकता है? ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में वेक्टर को स्केलर के बराबर लिखा जा सकता है। अब अकेला वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब बनाते कैसे? उसका हम क्या ले लेते हैं? उस पर मॉडुलस ले लेते हैं। अब जब मॉडुलस ले लेते हैं तो वेक्टर केवल और केवल मैग्नीट्यूड को बताने लगता है। मतलब वेक्टर केवल परिमाण को ही बताता है और वेक्टर और स्केलर बराबर हो सकते हैं केवल परिमाण के टर्म्स में हो सकते हैं। तो यदि हमने आपको एक लास्ट वाले लेक्चर बताया था कि अपने घर से ठीक सामने वाली दुकान पर हम मैगी का पैकेट खरीद ले गए तो वहां पर जो हमने पाथ कवर किया उसे हम दूरी बोलते और जो शॉर्टेस्ट पाथ उस वाले केस में वही है, इसलिए विस्थापन वहां पर दूरी के बराबर है। लेकिन यदि हम डायरेक्टली लिखेंगे दूरी बराबर विस्थापन तो गलत हो जाएगा क्योंकि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। बिकॉज सदिश और अदिश दोनों बराबर तो हो सकते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हो सकते। तो यदि बराबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? दूरी बराबर मॉडुलस ऑफ विस्थापन। यदि आप इस तरीके से लिख दोगे तो आपको वेक्टर और स्केलर को जो आपने इस तरीके से लिखा है वो आपका सवाल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद मैं आज आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो अभी तक मैंने जो वेक्टर पे कंसेप्ट आपको क्लियर किए और स्केलर पे जो मैंने कंसेप्ट क्लियर किया एज वेल एज जो रिलेटिव कंसेप्ट पे हमने फोकस किया वो सभी बच्चों को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा करके बताए। यदि क्लियर हो गया तो हाथ खड़ा कर दे और पेन चलाने की आवश्यकता नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यदि आप पेन चला रहे एप्लीकेशन में सॉल्व करने में तो पेन चलाना पड़ेगा, लेकिन एप्लीकेशन में यदि आप पेन चला रहे हैं इसका मतलब यहां से जो डिलीवर हो रहा है आपको वो इफेक्टिव नहीं है। तो जिन बच्चों को पेन की आवश्यकता नहीं पड़ रही इक्वेशन बनाने में, तो चाहे रिलेटिव की हो चाहे आपकी एक्चुअल हो चाहे वेक्टर में जो हमने आपको मेथड बताया है, जो तरीके आपके साथ शेयर किए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जहां तक मैंने बताया यदि आपको पेन चलाने की आवश्यकता ना पड़ रही हो तो हाथ खड़ा करें बच्चों। वेरी गुड। जीआईसी तारण ताल। तो बेटा हम आशा रखते हैं कि सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो और बहुत ही बारीकी सब क्लियर कर रहे हैं क्योंकि दोनों चैप्टर ड्राइवर है और ये ड्राइवर में हर फिजिक्स का हर चैप्टर का सॉफ्टवेयर इसमें चल जाएगा और फिर आपको प्ले करने में बड़ा आनंद आएगा। तो मैं यहां पर फोकस कर रहा था इक्वल वेक्टर। और वेक्टर एक नहीं होगा इसलिए एक से ज्यादा होगा, इसलिए लिखेंगे इक्वल वेक्टर्स। अब आप देखिए कि सपोज ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर होगी कि वेक्टर कोई भी है, चाहे आप बता रहे हो चाहे आप लिख रहे हो, दोनों सिचुएशन में वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताता है, वो भी एक साथ। ये ध्यान रखना। तो आप हमें ये बताइए कि जो ए बी वेक्टर है बेटा वो क्या बता रहा है, बताइए आप।
GIC नागेश्वर। सर। यस, वेरी गुड। तो सबसे पहले हरे कृष्णा बोलते ताकि आपका बाइक तो और हो गया, ताकि आपका दिमाग हरे कृष्णा। वेरी गुड बॉलीगेट हरे कृष्णा। बेटा यहाँ पे ये जो वेक्टर एवी है वो किल दो फैक्टर को बता रहा है। किन दो फैक्टर को ये बता रहा है एवी वेक्टर? यस सर, CD वेक्टर को बता रहे हैं सर, AB वेक्टर। क्या बता रहा है बेटा? सर CD। कोई बात नहीं, बैठ जाइए, प्लीज टेक योर सीट। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो वेक्टर एवी है वो मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और उसी के साथ डायरेक्शन भी बता रहा है, क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक साथ बताता है। इसी तरीके से यहां पर वेक्टर CD भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक साथ बता रहा है। जैसे कि मैं आज सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा हूं, ठीक उसी तरीके से यह वेक्टर CD भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता रहा है। ये गलत है, एक साथ बता रहा है, यह सही है। क्लियर हुआ बेटा? तो ये भी एक साथ बता रहा है, वेक्टर AB भी एक साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बता रहा है, वेक्टर CD भी एक साथ बता रहा है। तो ये इक्वल क्या बोल रहा है? एक साथ वेक्टर AB और वेक्टर CD का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होगा, वो भी एक साथ। यदि दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों का बराबर होगा। ये सही स्टेटमेंट नहीं है। क्या सही है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का एक साथ बराबर है, यह सही है। तो रीजन और असर्शन इसी तरीके से बनते हैं, थ्योरेटिकल सवालों से बनते हैं, कॉन्सेप्ट से बनते हैं। इसलिए कंसेप्ट की बारीकी जब क्लियर हो जाएगी तो बिना किसी कंफ्यूजन के आपको आनंद आ जाएगा। तो कंफ्यूजन होगा नहीं तभी आनंद आएगा आपको। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना कि वेक्टर एवी वेक्टर CD बराबर है, मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों का एक साथ इक्वल है। अब यदि हमने लिया दिस इज वेक्टर एवी, मैग्नीट्यूड इसका A है और ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। अब आपने लिया CD वेक्टर, अब ये भी इसका भी मैग्नीट्यूड A है और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बेटा कितना बना रहा है? थीटा। अब आप देखिए वेक्टर AB और वेक्टर CD इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही एक साथ इक्वल है, इसलिए इक्वल है। तो पूरी फिर इसमें जब लेफ्ट साइड और राइट साइड जब वेक्टर होंगे तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना कि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर में आप लिख लीजिएगा, टू वेक्टर्स आर इक्वल टू ईच अदर, it means magnitude and direction of both vectors simultaneously equal to each other। हिंदी में है, यदि दो सदिश राशियां बराबर है, इसका मतलब है कि उसका परिमाण एवं दिशा दोनों एक साथ बराबर होगी, दोनों एक साथ बराबर होगी। मैंने डबल बार बोल दिया क्योंकि इसमें मेन पावर है, और पावर जो होता है उसी पावर का ध्यान रखते हुए जब हम सवाल को अटेम्प्ट करते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। तो यहां पर अगला पार्ट देखिए, नेगेटिव वेक्टर
अभी अब जो भी मैं वेक्टर के टाइप्स को मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं, उसका उपयोग पूरी फिजिक्स के हर एक चैप्टर में है बेटा, ये ध्यान रखना आप। तो यहां पर मैंने लिया वेक्टर ए, अब थोड़ा सा यहां पे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए आप। जब भूख लगती है तो आप किसे को ढूंढते? खाने को ढूंढते हैं। लाइक इसी तरीके से जब किसी सवाल को अटेम्प्ट करते वक्त यह आइडिया आपके दिमाग में आए, जैसे भूख का आइडिया आ रहा है, भूख का आइडिया आपको जैसे आता है कि भूख लग रही है, मम्मी खाना दो, इसी तरीके से जब सवाल में आपको इस तरीके का आइडिया आए, कैसा आइडिया है ध्यान देना कि ये वाला जो पॉइंट फाइनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट बन जाए और इनिशियल पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट बन जाए। पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। यदि जिस वक्त आप सवाल लगा रहे हैं और जिस वक्त आप कॉन्सेप्ट को सवालों में अप्लाई कर रहे हैं, उस वक्त ऐसा विचार यदि दिमाग में आए, कैसा विचार कि फाइनल पॉइंट इनिशियल बन जाए और इनिशियल फाइनल बन जाए, तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा या हमारे कंसेप्ट का एप्लीकेशन हो जाएगा। इसका मतलब यदि ऐसा विचार आ रहा है तो उस विचार को अप्लाई कर दो। अप्लाई करते हैं, अब देखिए हमने इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट बना दिया और फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बना दिया। और ये बनाया क्यों? क्योंकि विचार आया। अब ये विचार आया क्यों? ताकि आप कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। ये विचार आया क्यों? क्योंकि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना राइट ऑप्शन को निकालना चाहते हैं, इसलिए विचार आया। विचार अच्छे के लिए आ रहा है ताकि अच्छे नंबर आ जाए, तो उस विचार को क्या करना है? लागू करना है। अब आप देखिए मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। तो ऐसा विचार आ रहा है तो पहले जो वेक्टर ए था या पहले जो भी वेक्टर है उसके आगे मात्र आप माइनस साइन लगा दें। अब माइनस साइन लगाने से क्या होगा? इस वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पर फर्क यह पड़ जाएगा कि आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। दूसरा आप पर यह फर्क पड़ेगा कि कंसेप्ट को आप अप्लाई कर लेंगे, यह फर्क पड़ जाएगा। इस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कोई विचार सवाल को लगाते वक्त या कंसेप्ट को अप्लाई करते वक्त आ जाए तो कर दो, लेकिन उस वेक्टर के आगे केवल माइनस साइन लगा दो। ऐसा करने से वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट आप पर पड़ जाएगा कि आपका सही आंसर आ जाएगा और कंसेप्ट का एप्लीकेशन भी बिना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर अब इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं साथ साथ कि ऐसा विचार रियल में आता है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। अब आप देखें, इसको देखें, ये आप देखें, ये इसका बिल्कुल ये पॉजिटिव है बेटा और ये क्या है? नेगेटिव है। इसलिए बोला जा रहा है ये इसका नेगेटिव वेक्टर है। अब दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए, ये देखिए एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, इसलिए अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। कभी ऐसा लिखने को कभी नहीं आएगा सवाल में कि नेगेटिव वेक्टर डिफाइंड करो, अपोजिट वेक्टर डिफाइंड करो, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा।
लेकिन इसका एप्लीकेशन बेटा पूछा जाएगा। तो समझ में आ गया बच्चों? हाथ खड़ा कर दे थोड़ा। जीआईसी धार चूल्हा में जो बच्ची ब्लैक स्वेटर पहने हुए है, आपको समझ में आ गया है कि नहीं? हाथ खड़ा करें। जितना आप वर्क मैकेनिकल वर्क करेंगे, देखो आप यहां से यहां हाथ ऊपर ले गए तो मैकेनिकल वर्क हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, फोर्स भी हुआ। तो वर्क इससे क्या मिलेगी? एनर्जी। और जब एनर्जी मिलेगी तो ठंड कब लगेगी? ज्यादा कब लगेगी? तो यहां पर अब मैंने यहां पर दूसरा सवाल लिया। सवाल ऐसा आइडिया आए कैसे? भूख का तो आइडिया आ जाता है भाई, 1:30-2 बजे करीब भूख लगने लगती है। घर वालों से कहते भैया डिब्बा दे दो, खाना दे दो, या खाना की व्यवस्था पहले लेके चलते हैं हम लोग स्कूल में, भाई खाना दे दो, भूख लगेगी तो खाना खा लेंगे। ऐसा करते कि नहीं बच्चों? आप भूख लगती है तब खाना खाते हैं कि खाना टाइम के अनुसार खाते हैं? भूख लगती है तब खाते हैं। अब देख रहा, थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर समझते हैं। कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट की तरफ ड्रॉ होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी? अब कहोगे फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है? फिक्स्ड पॉइंट हो सकता है सवाल में दिया हो सकता है सवाल में ला दिया हो। सवाल में यदि फिक्स्ड पॉइंट दिया है तो अच्छी बात है, और सवाल में यदि फिक्स्ड पॉइंट दिया ही नहीं है तो उसे ओरिजिन मान ले। ओरिजिन को फिक्स्ड पॉइंट आप ले सकते हो। क्लियर हो गया? अब आप देखें, चिड़िया उड़ते हुए, शुरुआत में चिड़िया यहां थी और चिड़िया कुछ समय के बाद उड़ते उड़ते बेटा यहां पे आ गई। राइट? चिड़िया का पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट के रिस्पेक्ट पर, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट पे हमने बोल दिया। देखो इसका मतलब, इसमें हमने फिक्स्ड पॉइंट दिया है R1 है। फिर एक बार बोल रहे, पोजीशन वेक्टर होता क्या है? फिक्स्ड पॉइंट टू वेरिएबल पॉइंट। अब हमने ए पॉइंट यहां पे फिक्स किया है और चिड़िया उड़ रही है, तो ये यहां है, कभी यहां है, कभी आगे, तो ये वेरिएबल हो गई। आपको समझ आ रहा है? तो यहां से यहां तक का जो वेक्टर है R, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट टू वेरिएबल पॉइंट, इसे पोजीशन वेक्टर बेटा हम बोलेंगे। फिर एक बार बोल रहा हूं, फिक्स्ड पॉइंट टू द वेरिएबल पॉइंट, इसे पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये भी वेरिएबल पॉइंट है। इसे हमने R1 वेक्टर बोला और इसे हमने R2 वेक्टर बोला। ये दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर चिड़िया के R1 वेक्टर है और बेटा R2 वेक्टर है। यह सवाल में दिया हुआ है। अब सवाल में आपसे पूछा गया है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या सवाल में पूछा गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या पूछा गया भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपसे पूछा गया। आज सभी बच्चे, हर स्कूल में बैठा हुआ बच्चा जानता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल टू फाइनल। धार चूल्हा में जो बच्ची बैठी है, 2 बच्चियां मात्र बैठी थी, वो अपने घर से स्कूल तक आई, तो अपना घर जो था उनका वो इनिशियल पॉइंट था और स्कूल फाइनल पॉइंट था। तो घर से लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की स्कूल तक,
उसे बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर है, इनिशियल टू फाइनल। अब चिड़िया इनिशियल कहां थी? धारचूला, जीआईसी धारचूला। बेटा ये बताइए चिड़िया इनिशियल कहां थी? बोलो, चिड़िया इनिशियल कहां थी? ए पर कि बी पर? ए पर। ए पर, वेरी गुड। और फाइनली चिड़िया कहां पहुंच गई उड़ते उड़ते? सब बी पर। बी पर। चिड़िया इनिशियली यहां पे बेटा, और चिड़िया फाइनली यहां पर पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो बेटा यही हुआ। यस और नो? यही हुआ है कि नहीं, बताइए। यस सर। हुआ है, लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है? फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ R2 एंड R1 वेक्टर। क्या पूछा गया है? फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 वेक्टर। ये R1 और R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर है। पूरी फिजिक्स में इसका जबरदस्त यूज है, इक्वल वेक्टर का भी और इसका भी है। हर कंसेप्ट में लगता है। आप एक चैप्टर पढ़ोगे उसमें 2-4 जगह तो ये आएगा, सवाल लगाओगे उसमें भी आएगा। अब देखो आपको पता चल गया, अरे इससे तो इनिशियल होना चाहिए, इसे फाइनल होना चाहिए, कि ये फाइनल है कि नहीं? देखो है, ये R2 वेक्टर का फाइनल है कि नहीं? है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है फाइनल, ये इनिशियल होना चाहिए, जबकि ये क्या है? फाइनल। फाइनल। अब जरूरत पड़ गई, फाइनल को इनिशियल बनाने की आवश्यकता पड़ रही कि नहीं? बगल वाली बच्ची को तो आप बोल नहीं पा रहे। सब बनाने की जरूरत है। हाँ ठीक है, आप बताओ बेटा, ये इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। यस सर। और जबकि ये कौन सा पॉइंट है ये वाला इस R2 वेक्टर का? बताओ बेटा। फाइनल। फाइनल। अब जरूरत पड़ गई, फाइनल को इनिशियल बनाने की आवश्यकता पड़ गई। फाइनल को इनिशियल बनाने की आवश्यकता पड़ रही कि नहीं, बताइए। सर पढ़ रही है। पड़ रही है, तो आवश्यकता ही आविष्कार की आवश्यकता क्या है। है? जल्दी। तो ये आइडिया आ गया। अब हमें इसे रिवर्स करना है, क्योंकि इनिशियल बनाना है। तो रिवर्स जब हम करेंगे तो इस एरो को हम हटाएंगे और इस एरो को इधर लगा देंगे बेटा, क्योंकि हमें इनिशियल पॉइंट बनाना था। अब हमने क्या बताया था? एरो को रिवर्स कर दो जब ऐसा आइडिया आए, लेकिन उस वेक्टर के आगे क्या लगा दो? सर आवाज अच्छी से नहीं आ रही है। तो आप बताइए कि ये आपने एरो को इधर से इधर आपने शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करके फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट बना दिया, तो ये पॉइंट इसके माध्यम से इनिशियल बन गया और ये इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी इनिशियल है। लेकिन ये वेक्टर के आगे क्या लगाओगे? अब सर माइनस हो गया। माइनस साइन लगाएंगे। ये आइडिया आ गया आपको, बस आपका काम हो गया। अब जरा देखना, अभी बैठ रहा नहीं, जरा देखना कि ये वाला वेक्टर और ये दोनों के, इसके और इसकी वजह से ये बन गया। तो ये और ये यहां पर क्या है? ये और ये वेक्टर यहां पर क्या है? ऐड है। क्या है? ऐड है। मतलब जुड़ा हुआ है। जुड़ा है कि नहीं, बताओ। यस तो सर। जुड़ा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? R1 वेक्टर प्लस माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं बेटा? यस सर। इन दोनों वेक्टर के जोड़ने ये आया है। यस सर। इसको हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सही है?
Yes, sir. इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर एक है, ये पोजीशन वेक्टर दूसरा है, और ये क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर हो गया कि नहीं? Yes, sir. तो आपका आंसर क्या बन गया बेटा, बताइए? आंसर बन गया इसका, ये आपका आंसर हो गया R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस और नो? Yes, sir. तो ये भावना है आपको क्रिएट हो गई कि जब भी वेक्टर के रिवर्स करने की बात आए किसी भी सवाल में, रिवर्स कर दो, इनिशियल फाइनल बना दो और फाइनल इनिशियल बना दो, केवल उसके आगे क्या लगा दो, Minus. माइनस साइन। ऐसा करने से उस वेक्टर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. क्या फर्क पड़ेगा बताइए? सर आंसर सही आएगा। आंसर सही आ जाएगा। प्लीज टेक Yes, योर टीम। sir. हरे कृष्णा बोलो पहले। हरे कृष्णा सर। थैंक यू। तो बच्चों ये हमने आपको पॉइंट क्लियर किया। अब जो लास्ट है यूनिट टाइप्स ऑफ वेक्टर में लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव वेक्टर का कोई ऐसा सवाल आपके बना तो बोर्ड एग्जाम में आएगा और ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा कि डिफाइन नेगेटिव वेक्टर, राइट डाउन नेगेटिव वेक्टर, ऐसा नहीं आएगा। ये सवालों में बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका उपयोग पूछा जाता है, जो हमने एक एग्जाम्पल के जरिए, एक उदाहरण के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट वेक्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या देखते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को एकल वेक्टर भी बोलते हैं। तो अभी तक हमने एक इक्वल वेक्टर जो पूरी फिनिश में लगता है, एक इक्वालिटी होल्ड होती है ओवरऑल फिनिश में लगती है, और एक नेगेटिव वेक्टर जो सवालों को सॉल्व करने में, कंसेप्ट को अप्लाई करने में आपको जरूरत पड़ेगी, वो भी हमने आपको समझाया। मैं आशा रखता हूं कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। हाथ खड़ा करें क्लियर हो गया हो तो। यूनिट वेक्टर अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में जब भी हम डिस्कस करेंगे तो दो फैक्टर डिस्कस करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, यूनिट होगा। वेरी गुड। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ये थोड़ा सा कोई बच्चा हमें बताएगा, क्योंकि आज सभी बच्चों ने, जो बच्चे यहाँ पर आजकल आ रहे हैं, जैसे कि जीआईसी हुडोली में 2 ही बच्चे आ रखे, क्या पूरी क्लास में 2 ही बच्चे हो गए? नहीं, ये वो बच्चे हैं जिन्हें कुछ करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और जिस समाज में रह रहे उनके लिए भला करना चाहते हो ना, इसलिए आप आए हो। और जो रेस्ट बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं करना क्या है, लगे पड़े हैं, इसलिए वो सदेश है कि आदेश? बेटा बताइए, आप सदेश है कि वो आदेश है? आप कौन है, वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर सर। वेक्टर। और आपके जो पड़ोसी जो आज नहीं आए, दोस्त यार जो नहीं आए आज, वो कौन है? स्केलर। वो स्केलर है। बहुत आप दोनों लोग वेक्टर हो, और जो पूरी क्लास आजकल नहीं आ रही है वो सब स्केलर है। तो नाम किसका होगा, आपका कि वो पूरी क्लास नहीं आ रही उसका? हमारा सर। हमारा होगा, क्योंकि आप राम को फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा ये बताइए कि यूनिट वेक्टर, जिसे हिंदी में बोलते एकल वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सदिश सर।
नहीं नहीं नहीं, सदिश और अदिश तो ये तो सदिश ही है, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी एकल वेक्टर की। क्योंकि जब भी किसी सदिश राशि को हम डिस्कस करते हैं तब दो फैक्टर को डिस्कस करते हैं, परिवार व दिशा। परिवार तो हमें पता चल गया वाले, नाभि से पता चल गया। डायरेक्शन क्या होगी आपको बेटा पता है? एकल वेक्टर की दिशा क्या होती है? एकल वेक्टर की दिशा क्या होती है? क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात तो हम एंगल में करते हैं, हम तो वेक्टर की दिशा पूछ रहे हैं। तो क्या होगी वेक्टर की दिशा बेटा? चलिएगा हम देखते हैं, कोई बात नहीं। माइक थोड़ा नीचे रख लिया, समझिए, ठीक है। तो देखिएगा, सभी बच्चों ने 11th स्टैंडर्ड में एकल सदिश राशि पढ़ी होगी और सभी बच्चों को आती भी होगी। लेकिन आप देख रहे हैं छोटी सी बात सभी को क्लियर भी नहीं है। लगता है आता है लेकिन रियल में नहीं आता। इसका बहुत ज्यादा उपयोग है फिजिक्स में। 90% फिजिक्स इसी से चल रही है, एकल वेक्टर से। अब इस पे थोड़ा जरा ध्यान देते हैं। तो यहां पर मैंने कोई वेक्टर लिया ए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है ए, डायरेक्शन इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। आप यहां से अपने घर की तरफ जा रहे थे क्लास छूटने के बाद, पॉकेट में कितने पैसे आपके आज ये बताइए? 20 सर। 20 रुपीज है। और आपको एक व्यक्ति मिला, उसने कहा आप मेरे को बहुत पैसे की जरूरत है, प्लीज हेल्प कर दीजिएगा 20 रुपए। कितने पैसे? आपने बोला मेरे पास 20 है। उसने 20 रुपए दे दो, तो आप दे दोगे? यस सर। दे देंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और फिर कल वाली क्लास जब आपने छोड़ी तो घर वालों ने 100 रुपए दे दिए। फिर आप जा रहे थे, फिर वो व्यक्ति मिल गया, कहा दीदी ये आपके पास आज कितने रुपए है? तो आज तो हमें 100 रुपए मिले, ये हमें दे दो, मेरे को बहुत जरूरत है। आप दे दोगे? नो सर। तीसरे दिन भी आपको घर वालों ने 100 रुपए दिए, फिर वो व्यक्ति मिला, मेरे को जरूरत है, आप दे दोगे? आप नो सर। क्यों? आप क्यों नहीं दे रहे? अब क्यों नहीं दोगी आप? इसलिए आप नहीं दे रही है, इसलिए चोर को तो डेली चाहिए पैसे। डेली उसको अपना डेली रूटीन लाइफ में जो भी उसके कार्य रहते हैं, खाना पीना दिनचर्या होती है, उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है उसे चलाने में। और आप पैसे देंगे नहीं तो उसका कैसे चलेगी दिनचर्या, बताइए आप। इसलिए चोर को मजबूरी में क्या करनी पड़ती है? चोरी। चोर को मजबूरी में चोरी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आप लोग देते रहिए। और यदि आपसे कहा गया कि भाई पैसे दे दो तो आप दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो चोरी इस तरीके से करता है जिससे आपको समझ में आएगी ना आए? बोलो बेटा। यदि वो पैसे को आपको आप दे नहीं रहे हो, पकड़ के छीन के भाग जाए तो कैसा लगेगा? गंदा सर। गंदा लगेगा। तो क्या करोगे आप? उसे पकड़वाओगे कि नहीं? यस सर। पकड़वाओगे, पुलिस पकड़ेगी या लोग पकड़ेंगे तो उसे क्या मिलेगा? धुनाई मिलेगी। क्या मिलेगी? धुलाई सर। धुनाई मिलेगी। और धुनाई का मतलब रगड़, रगड़ के द्वारा वो चार्ज हो जाएगा। इसलिए हम चार्जिंग को 3 तरीके से करते हैं, रगड़, टच और फेसिंग। स्कूल में आप इस समय आ रहे अपने आप को चार्ज करने आ रहे हैं, मंदिर में जाते हैं अपने आप को चार्ज करते हैं, और किसी की धुनाई होती है वो भी अपने आप को क्या कर रहा है? धुनाई के माध्यम से चार्ज होता है। आपके क्लास में टीचर है, वो डंडा मारते होंगे कभी कभी, वो आपको चार्ज कर रहे हैं।
टच हो रहा है वहां पे, टच करके चार्ज हो जाए तो कंडक्शन बोलते हैं, फेसिंग करके अपने आप को चार्ज कर ले उसे इंडक्शन बोलते हैं, और रगड़ के चार्ज हो जाए तो फ्रिक्शन बोलते हैं। ये आपकी 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर में पहले चैप्टर में आया। इसी माध्यम से एक चैप्टर अपने आपको क्लियर किया। धुनाई की तो रगड़ हुई तो वो चार्ज हो गया। घर वालों के अपने मम्मी के पैर छुए, टच किया, अब अपने आप को चार्ज कर लिया। क्या मिला? कैसे चार्ज हुआ? उन्होंने दुआएं दिया, आपको आशीर्वाद दिया। ये है कंडक्शन। आपने अपने दोस्त से हाथ मिलाए, इसमें अपने आप को चार्ज किया आपने, इसमें भी अपने आप को चार्ज कर रहे कौन है? टच कर रहे हैं हाथ को। ये है कंडक्शन। आप मंदिर में गए, मूर्ति के सामने आपने आप प्रे किया, फेसिंग हो रही है। आप यहाँ पे क्लास में हमारे और आपके बीच में फेसिंग हो रही है, यहां भी अपने आप को क्या कर रहे हैं? लेट चार्ज ला रहे हैं अपनी बॉडी पर। ये फेसिंग से जो चार्ज लाते हैं उसे बोलते हैं इंडक्शन। तो कितने बन गए चार्ज करने के? कितने तरीके हैं? 3, रगड़, टच और फेसिंग। पूरे दिन में अपने आप को कितने बार चार्ज करते हैं? इस वाला मेथड को अपनाते हो। कंडक्शन भी रगड़ यूज हो रहा है। सर्दी बहुत है, करते हैं नहीं? सर्दी जब बहुत है तो हाथ रगड़ते हैं, चार्ज करते हैं, यस सर। फ्रिक्शन मेथड लगाते हैं। और जब आप दोस्तों से हाथ मिलाते हो, टीचर के पैरों को छूते हैं, टच कर रहे हैं, कंडक्शन प्रोसेस है। ये अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। टीचर के सामने जब आप बैठते हैं, वो आपको चार्ज कर रहा है, और ये फेसिंग से हो रहा है, इसलिए कौन सा मेथड है? इंडक्शन मेथड है। हमने 12th का भी थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे आपको बता दिया। बिकॉज यहां पर आप देखिए, बिकॉज यहां पर आपने उसको जो है पकड़वाया और पिटाई लगवाई बेचारे की, आपने उसे चार्ज कर दिया, तो अगली बार वो ऐसे आपसे लेके भागेगा? बताइए, आपके पैसे 100 रुपए छीन के भागेगा? नो सर। नहीं, तो अब वो दूसरी स्टाइल पर आएगा। अब क्या करेगा? ध्यान देना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। अब चोरी ऐसे करेगा जिससे आपको समझ में ना आए। आएगा। अब चोरी ऐसे करेगा, 100 रुपए आपसे ऐसे गायब करेगा आपके कि चोर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी चोरी हो गई। और पता चल गया था, वो छीन के भागा तो आपने उसकी धुलाई लगवा दी। कितना दर्द हुआ होगा उसको, जरा सोचो आप। तो उस वाली घटना को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। क्या करेगा? चोरी करेगा, क्योंकि उसका तो प्रोफेशन है। तो चोरी ऐसे करेगा जिससे उसे पता ना चले। किसे बोलते? टोपी पहनाना। क्या बोलते? टोपी पहनाना। थोड़ा लाउडली बोलो, सब बच्चों को समझ में आए। टोपी पहनाना। टोपी टोपी पहनाना। पहनाना सर। हाँ, यानी कि चोरी इस तरीके से की जिससे समझ ही में नहीं आया जिसकी चोरी हो गई, और समझ में आले पर दिक्कत ज्यादा हो गई थी, उसकी धुलाई करा दी थी उन्होंने, और धुलाई की तो वो चार्ज हो गया बेचारा, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो यहां पर आप देखिएगा, इसको टोपी पहनाई। टोपी को इंग्लिश में बोलते हैं कैप। बन गया एक कैप। इसको भी बेचारे को चोर मिल गया, ए वेक्टर को, और ए वेक्टर को भी चोर मिला, और चोर ने क्या किया? टोपी पहनाई, क्योंकि उसे पता है कि छीन के भागेंगे, सामने चोरी करके भागेंगे, तो इनकी तरह हमें भी पकड़ा जाएगा, और बिना तरीके से हम कंडक्शन और फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज हो जाएंगे। इसलिए क्या किया? टोपी बनाई। और टोपी क्यों पहनाई? चोरी करने के लिए कि और कार्य करने के लिए? बताइए। अरे बोलो ना, किस कार्य के लिए टोपी पहनाई? चोर टोपी क्यों पहना रहा है? चोरी करने के लिए कि आपसे बात करने के लिए? चोरी करने के लिए सर। चोरी करने के लिए। तो भैया चोरी कर ली। अब चोरी एक स्पेशल चोर है भाई, ये केवल यूनिट पार्ट ही चोरी करता है, ये एक स्पेशल खास बात इसकी। अब जब चोरी आपकी हो जाती है तो कहां जाते हो बेटा? बताइए आप।
आपको पता ही नहीं चोरी किसने की, तो कहा किसकी सहायता लेते हो आप? पुलिस की सर। पुलिस की लेते हैं। हम आइडियल पुलिस ले रहे हैं, और हम जानते हैं हमारी उत्तराखंड की पुलिस बहुत ही आइडियल है। उत्तराखंड की पुलिस आइडियल है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। अब आप पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब जब चोर पकड़ा जाएगा और उससे जो भी सामान बरामद होगा वो किसे वापस किया जाएगा? पुलिस अपने पास रखेगी कि जिसका था उसी को वापस करेगी? जिसका था सर उसको करेगी। देखो, ये आपको आइडिया अपने आप आने लगा, क्योंकि करेक्शन हो गया है। और करेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने बोला था हरे कृष्णा। इसका कमाल है ये। तो यहां पर आप देखिए, जब ये पकड़ा गया तो इसी को ही मिल रहा है। मतलब इसकी डायरेक्शन इसी के अलोंग है। मतलब इसकी डायरेक्शन है क्या? हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, तो इसकी भी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा। बेटा क्लियर हो गया? बताइए। यस सर। तो ये बन गया यूनिट वेक्टर। अब इसको जरा एनालाइज कीजिए। ए कैप की डायरेक्शन किधर है बताओ? वेक्टर ए के अलोंग है कि किसी और दूसरे के अलोंग है? बताइए। ए कैप की डायरेक्शन किसके अलोंग है? बोलिए। थीटा है सर। ए कैप की डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग है, और ये यूनिट वेक्टर किसका है? वेक्टर ए का है। ये यूनिट वेक्टर इस वेक्टर ए का है, इसकी डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग ही है। इसलिए मैंने यहां पे बोला कि ए कैप यूनिट वेक्टर वेक्टर ए का है, और हमने देखा ए कैप की डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग ही है कि नहीं? ए के अलोंग। यस सर। वेरी गुड। लेकिन मैग्नीट्यूड ए कैप का कितना है? बोलो मैग्नीट्यूड कितना है बेटा वेक्टर ए का? परिमाण कितना है वेक्टर ए कैप का? ए कैप का परिमाण कितना है बेटा? इस देखो, हमने यहाँ पे लिखा भी तो था 1। कितना है? 1। कितना है बेटा? 1 है। 1 सर। तो ये बेटा 1 आएगा कैसे? जरा देखना, ये 1 आएगा कैसे? अब बेटा देखना कि ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। क्यों? जरा देखना, क्योंकि ए कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन डायरेक्शन किधर है? along the vector A। डायरेक्शन किधर है? वेक्टर ए के along है। इसलिए ए कैप को वेक्टर ए के सामने रखा गया है, प्रोपोर्शनल रखा गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ए कैप यूनिट वेक्टर वेक्टर ए का है, इसलिए उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग है। लेकिन मैग्नीट्यूड तो वाला बेटा, इसलिए इसमें क्या किया है? डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कर दिया, ताकि इसे न्यूमेरिकली जब सॉल्व किया जाए तो मैग्नीट्यूड 1 आ जाए। तो ये आपका एक फार्मूला ही है। जब भी यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली निकालना है तो ये फार्मूला लगाओगे, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। मतलब मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग है। मतलब वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा। तो हमें आपका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और डायरेक्शन भी पता चल गई। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा। मैंने एक वेक्टर भी लिया, क्या लिया? वेक्टर बी जो हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बना रहा है। अब इस बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। डायरेक्शन किधर होगी? बी कैप यूनिट वेक्टर है किसका? बी वेक्टर का, इसलिए बी कैप की डायरेक्शन वेक्टर बी के अलोंग होगी। तो क्या डायरेक्शन होगी? हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा। यदि मैं आपका यूनिट वेक्टर की बात कर दूं
GIC कुनेला खेत, ये वेक्टर है और जो इनके अदर क्लास के लोग हैं वो स्केलर है। तो बेटा बताइए कि यदि मैंने कोई एक अदर वेक्टर फिर लिया, मान लीजिएगा ये लिया वेक्टर डी, जो वर्टिकल से एंगल अल्फा बना रहा है, तो डी कैप के यूनिट वेक्टर जो डी कैप है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? डी कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? थोड़ा लाउडली बोलो, कितना होगा? वेरी गुड। डायरेक्शन क्या होगी बेटा बताइए? सर डी एलोन along सेलोन ऑफ वेक्टर। along दी वेक्टर डी होगा। वेरी गुड, यानी डी वेक्टर के along ही होगा। अब डी वेक्टर की डायरेक्शन वर्टिकल से एंगल अल्फा है, ये अल्फा इसकी भी होगी, और मैथमेटिकली लिखेंगे डी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ डी वेक्टर। तो आप बेटा ये बताओ आपका नाम क्या है, पहले ही बताइए। सर कोमल मेहरा। कोमल जी। तो कोमल बेटा ये बताइए कि आपके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? आपके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कोमल के अलॉन्ग होगी कि गरिमा के अलॉन्ग होगी? आपके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आपके अलॉन्ग होगी कि गरिमा के अलॉन्ग होगी? भाई कॉपी में मत देखो, कॉपी देख के कुछ नहीं होने वाला है। कॉपी में रगड़ रगड़ के किसी का कोई सिलेक्शन नहीं होता है, ज्यादा पढ़ने से भी कोई सिलेक्शन नहीं होता है, कोर्स खत्म करने से भी कोई सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन केवल रामबाण गाइडेंस से ही होता है, जिसमें केवल कलेक्शन की जरूरत होती है। तो बताओ आपके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आपके अलग होगी कि गरिमा के अलग होगी? सर मेरे ही। गरिमा के अलग? सर नहीं मेरे। थोड़ा लाउडली बोलो। सर यानी कि मेरे। कोमल के अलग भी होगी, इन्होंने बताया मेरे अलग होगी, यानी कि कोमल के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कोमल के अलग होगी। ये तो बात बढ़िया है, ग्राफिकली बात होगी। लेकिन मैथमेटिकली बात, जब भी अब किसी मैथमेटिकल यूनिट वेक्टर का सवाल होगा तो किससे सॉल्व होगा? गरिमा का वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ गरिमा वेक्टर इज इक्वल टू गरिमा का यूनिट वेक्टर। कितना इजी है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो नेक्स्ट लेक्चर में कोमल हरे कृष्णा, दोनों बच्चे बोलेंगे हरे कृष्णा, कोमल एंड गरिमा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण आपको जो है पावर दे, ताकि आपका इसी बार नीट यूजी या जे में आपका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो, और उसी के साथ ही आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें मेरिट में आपका नाम आ जाए। चाहते हो कि नहीं आप लोग? नहीं चाहते हो गरिमा? हाँ। वेरी गुड। तो आज देखिएगा हमने ये पॉइंट शेयर किया है, फिर मैं एक बार अनाउंस कर रहा हूं, सभी बच्चों को पार्ट बाय पार्ट असाइनमेंट और स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएंगे। आप हमारा व्हाट्सएप अन्वेषिका लाइव का जो व्हाट्सएप नंबर है, जो स्क्रॉल भी हो रहा है, हर बच्चा करेगा, क्योंकि हर बच्चे को चाहिए स्टडी मटेरियल, टिप्स और टेक्निक के आपको स्टडी मटेरियल, यानी स्पेशल बुकलेट आपको मिलेगी। और टिप्स और टेक्निक एक रामबाण है, उसे फॉलो करेंगे तो कम समय में आपको सवाल लगाने की आपको आदत पड़ जाएगी। उसमें टाइम टू टाइम आपको तरीका बताया जाएगा कि क्या चीज फॉलो करो जिससे पढ़ो कम और आउटपुट ज्यादा आ जाए, एक्यूरेसी कैसे बनाई जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। पेपर जब हम देते हैं तो डर लगने लगता है, प्रेशर होता है, उसमें घबराहट होती है, उसे जब रिड्यूस कैसे किया जाए ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और जितना आता है वो सही हो
और कुछ भी आता हुआ छोड़कर ना आए, ये भी हम आपको शेयर करेंगे टेक्निक। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पर ही हम ऑफ रखते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी मैथमेटिक्स की है, मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास है, कल केमिस्ट्री की भी क्लास लगेगी। ठीक है, कल केमिस्ट्री की भी क्लास लगेगी, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा। ठीक है बेटा, तो कल जो है सभी बच्चे सेकंड क्लास में रहेंगे। फर्स्ट क्लास फिजिक्स की है ना, और सेकंड क्लास आपकी जो है केमिस्ट्री की रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।